तो जो गेस्ट पेपर चल रहा था उसमें आज बच्चों प्रोग्रामिंग पोर्शन सॉल्व करा के मैं दिखाऊंगा सॉल्व करके, और हो सकता है ये भी 2 पार्ट में चला जाए क्योंकि क्वेश्चन एक साथ में सारे जरूरी नहीं हो पाए, लेकिन प्रयास किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएं। देखिए सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। एक आपका रिकर्सिव फंक्शन से मिलता है, एक ऑब्जेक्ट पासिंग से मिलता है और एक स्ट्रिंग का मिलता है। तो जिन लोगों का 10th लेवल से स्ट्रिंग तैयार किया है या पढ़ा है उन्होंने ढंग से, तो वो उनको लिए तो मैं राय दूंगा कि वो रिकर्जन का और स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम कर ले, ऑब्जेक्ट पासिंग छोड़ ही दें। ठीक है, रिकर्जन और स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम कर ले। रिकर्जन में नंबर प्रोग्रामिंग का कोई आएगा, जो भी आपने 10th लेवल पे नंबर प्रोग्रामिंग की है उसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे मैंने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। और स्ट्रिंग में तो सिंपली अपर केस, लोअर केस, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं यही सब पूछे जाते हैं, तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पासिंग आपने पढ़ा है, तैयार किया है, तो फिर ऑब्जेक्ट पासिंग के साथ भी जा सकते हैं। सपोज दैट कई बच्चों को स्ट्रिंग टफ लगता है, जबकि स्ट्रिंग सिर्फ बोर्ड में जितने क्वेश्चन आए हैं अगर उन्हीं का सोल्यूशन आपने देख लिया तो उनसे बाहर नहीं जाने वाला है। मैंने तो थोड़ा सा अपर लेवल का ही क्वेश्चन दिया है कि थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, कुछ ज़्यादा टेक्निक्स सीखने को मिल जाए आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्लास का नाम डेक बिन है, यानी डेसिमल टू बाइनरी इसका मीनिंग हुआ, और इसमें n नाम का एक वेरिएबल लिया गया है, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट बनाया गया है, गेट डेटा में आपको वैल्यू इनपुट करनी है n की, और बाइनरी नाम का जो ये फंक्शन है इसमें आपको बाइनरी नंबर को रिकर्सिव टेक्निक से आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। आउटपुट डेटा में आपको ओरिजिनल नंबर और जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है दोनों को प्रिंट करा देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैथमेटिकल रूप से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, और ये आपने कहाँ सीखा था? ये आपने फर्स्ट ईयर जब पढ़ा था तो उस समय आपने सीखा था। अब आपको यहाँ पर दोबारा से एक बार देखने को मौका मिल रहा है, आप देखिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बोल भी सकते हैं। जैसे आपने 25 लिया, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, इसका मतलब इसको 2 से आप डिवाइड करना चालू कर दीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, तो यहाँ पर आपको ये रिमाइंडर लिखना है। तो 1 रिमाइंडर बचा, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 2 6 जा 12, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0। फिर आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, और आपका यहाँ पर 2 3 जा 6, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका 0 टाइम्स जाएगा, यही 0 टाइम्स तक ही डिवाइड करके देखा जाता है। तो आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर छोटा नंबर होता है वही रिमाइंडर बन जाता है। तो ये आपका आ गया, और फिर नीचे से ऊपर की ओर कॉपी करना होता है, यानी कि 1 1 0 0 1, इस तरीके से आपका ये 25 का बाइनरी नंबर निकल आया है। अब इसी को इस प्रोग्राम में आपको होते हुए देखना है। देखिए मैंने इसको अभी अभी जस्ट बनाया है, तो जिससे कि टाइम बच जाए थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपका क्लास लिखने से पहले इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी, क्लास का नाम डेक टू बिन और int n, ये कंस्ट्रक्टर बना लिया आपने जिसमें n इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। गेट डेटा में आपने यहाँ पर स्कैनर क्लास लगाकर और एक नंबर n में इनपुट कर लिया। उसके बाद ये रिकर्सिव टेक्निक से आपका डेसिमल टू बाइनरी का प्रोग्राम है जिसको हम लोग अभी चला के देखेंगे। उसके बाद पुट डेटा में ओरिजिनल नंबर और बाइनरी नंबर दोनों प्रिंट कराने, तो बाइनरी वाला हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया। आप चाहें तो किसी वेरिएबल में पहले इसको कॉल करके वैल्यू स्टोर करवाएं और फिर उसको प्रिंट करवाएं, और चाहें तो डायरेक्ट यही फंक्शन SOP-LN के अंदर ही फंक्शन कॉल कर दीजिए तो डायरेक्ट वैल्यू यहीं आ जाएगी। और फिर वर्डमेन में आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाया, तो मैं अब यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन आपका एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट बनाते समय ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ जंप करके आप सीधे इस कंस्ट्रक्टर पे पहुंचोगे और n इक्वल टू 0 प्रोवाइड करा दिया। फिर वापस लौट के आप यहीं पे आते हो
और नीचे उतरने पर आपने गेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल कर दिया। यहाँ पे इनपुट फंक्शन नाम हो सकता था, जैसे कि यहाँ पे अभी गेट डेटा है तो नाम बदल सकते हैं फंक्शन के, कोई जरूरी नहीं कि इनपुट ही हो। तो गेट डेटा से गेट डेटा चले जाइए। यहाँ स्कैनर लगा ही रखा है हमने वैल्यू इनपुट करने के लिए, एन में हमने इनपुट कर ली वैल्यू, तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे 25 ही ले लेते हैं। 25 इनपुट कर लिया एन की वैल्यू। फिर वापस लौट के यहाँ पे आ गए और फिर पुट डेटा से आप पुट डेटा यानी कि डिस्प्ले जैसे होता था वैसे पुट डेटा है यहाँ पर, इस पे चले आएंगे। ओके, तो पुट डेटा पे आए तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर प्रिंट हो जाए, तो ओरिजिनल नंबर एन में आपका 25 है तो 25 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आपका नीचे वाला ये बाइनरी नंबर इज इक्वल टू प्रिंट होगा, तो जैसे यहाँ पे आओगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा बाइनरी, क्योंकि ये फंक्शन है ना। तो यहाँ जम करके आपने एन की ही वैल्यू भेज दी, क्योंकि एन में आपका 25 है, 25 को ही आपको कन्वर्ट करना है, तो एन की ही वैल्यू आपने यहाँ से भेज दी। 25 यहाँ जम करके यहाँ पहुंच जाएगा, ये 25 यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद चेक होगा 25 आपका 0 के इक्विवेलेंट है नहीं है, तो आप एल्स पार्ट में चले जाओगे। और मैंने बताया था आपका ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट इसमें यहाँ पे दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो फंक्शन कॉल करने का काम करता है और वैल्यू को अपडेट करने का काम करता है, और दूसरा पार्ट होता है जो स्टैक मेमोरी में वैल्यू को ले जाने का काम करता है। इस तरीके से वर्किंग होती है। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा समझेंगे। ए में आपका 25 था, 25 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आप देखिए 25 को 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर क्या आया 1 आया। तो सबसे पहले आपका ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 प्लस और फिर 10 है, और 10 के साथ में इनटू भी लगा हुआ है ना। तो अभी ये तुरंत के तुरंत क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होती है, तो आप ऐसे इसको रफली लिख लीजिए कि 1 आया और प्लस यहाँ पर 10 है, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो है अब यहाँ से जम करके यहाँ आओगे, ठीक है, यहाँ आओगे और यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो गया। तो आप 12 को डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन लगा है, तो आपका 25 को डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या बच जाएगा 12 बच जाएगा। तो 12 यहाँ आ जाएगा ऊपर। 12 भी आपका 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप एल्स में आ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ए में इस समय 12 था, तो 12 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 12 2 से डिवाइड होगा, तो आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आप 0 लिख लीजिए। अभी मैं दिखा रहा हूं कि क्या क्या है, और ये मल्टीप्लाई साथ में लगा हुआ, ठीक है। तो 0 प्लस 10 और इनटू ये लग जाएगा। फिर वापस आए और यहाँ से फिर से 12 को डिवाइड करा दिया तो आपका 6 आया, तो ये ऊपर 6 गया, 6 भी इक्विवेलेंट नहीं है 0 के, तो एल्स में आएंगे। और 6 को फिर से डिवाइड किया तो 3 जा गया है, और रिमाइंडर आपका 0 आया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर यहाँ पे 0 प्लस 10 इनटू ये लगा दीजिए। उसके बाद अब आपका 6 को डिवाइड कराएंगे तो 3 ऊपर जाएगा। अब 3 भी यहाँ से मैच नहीं हुआ, तो एल्स में आएंगे। अब 3 को 2 से डिवाइडेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा स्टैक मेमोरी में। 1 प्लस 10 इनटू इस तरीके से। उसके बाद फिर आप यहाँ आए तो आपने 1 को डिवाइड कराया तो 2 1 जा 2, 1 ही ऊपर जाएगा, और 1 अभी भी 0 के बराबर नहीं है, तो आप एल्स में आए और 1 को 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर फिर से 1 ही आ जाएगा, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर 1 आ गया। प्लस 10 इनटू इतने साइन आपके ये लग गए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे आप यहाँ पे कॉल करोगे तो यहाँ पे फिर से आओगे, अब 1 को डिवाइड कराओगे तो ऊपर 0 जाएगा। अब 0 0 से मैच कर गया तो नीचे आए और यहाँ पर आप रिटर्न 0 कर दें, तो ये रिटर्न 0 आपका जो आएगा ये लास्ट टाइम जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई थी, क्योंकि जब हम लोग स्टैक मेमोरी बनाते हैं ऐसे, तो ये वाला जो 1 है वो यहाँ सबसे पहले आया होगा, ये वाला 0 यहाँ आया होगा, ऐसे करके आया होगा, जैसे हम पहले समझाते थे उसी वाला वही वाला तरीका, ये ऐसे आया होगा। तो यानी कि जो लास्ट वैल्यू रिटर्न होती है वो कहाँ आती है, टॉप पे, यानी कि ये 0 इसके सामने आया होगा, ठीक है। तो ये वाला 1 कहाँ पे है, ये वाला 1 यहाँ पे है, तो ये आपका 0 यहाँ पे, आप समझ लीजिए ये 0 यहाँ पर आ गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखिए, तो 10 इंटू 0 तो आपका ये 0 ही हो जाएगा, और 0 प्लस 1 तो आपका यहाँ पर ये 1 आ गया। अब इस 1 को उठाकर यहाँ ले जाइए, रिवर्स ऑर्डर में होता ना, अब ये वाला 1 निकलेगा,
तो अब देखिए फिर से 10 इंटू 1, तो 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, और 10 प्लस 1 तो आपका 11 आ जाएगा। तो 11 आपका यहाँ आ गया, और उसके बाद ये 11 उठकर ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर 0 निकलेगा, तो ये 11 आ गया। अब 10, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले करना है, तो 10 इंटू 11 तो 110 आ जाएगा। 110 प्लस 0 तो 110 ही रह जाएगा। फिर ये आपका अब ये 0 निकलेगा, ये वाला, तो 110 यहाँ पे लिख लीजिए। तो 110 इंटू 10 तो आपका कितना आ जाएगा, 1000, मैं लिख दे रहा हूँ, और फिर प्लस 0 करेंगे तो आपका ये 1100 ये बन जाएगा। उसके बाद फिर ये नंबर ऊपर कॉपी हो जाएगा 1100, और इसको आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 11 और 000 हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो 11001 ये नंबर बन जाएगा। और यही हमारा आउटपुट है, यही हमारा आउटपुट है, जो कि आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये यहाँ से रिटर्न होकर नीचे आ जाओगे, और जहां से फंक्शन कॉल किया था, यानी कि यहाँ से आपने फंक्शन कॉल किया था, तो यहीं पे आपका 11001 रिटर्न करके यहाँ दे देगा, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बच्चों क्लियर हुआ? यस सर। प्रोसेस हुई? हाँ, तो इसको आप चाहें तो जैसे ये वाला तरीका था, तो इस वाले तरीके से भी आप कर सकते थे कि आप अगर इस तरीके से लिखना चाहें, जैसे क्योंकि आदत तो ये वाली पड़ी होगी, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप जो है जो भी नंबर है इंटू 10 कर दीजिए, इंटू 10, और ये वाला 0 यहाँ से रिटर्न हुआ था, ये वाला 0 प्लस 0, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 1 इंटू, सबसे पहले 1 निकलेगा यहाँ से, ये 1 निकला, 1 इंटू 10 1 आया, 1 प्लस 0 1, इस तरीके से। फिर आपकी से यहाँ से फिर से 1 निकलेगा, और ये वाला 1 आपका जो है ये तो यहाँ आ ही चुका है, और बाकी आपका ये 0 की जगह पे आ जाएगा। तो 1 इंटू 10 प्लस, अब ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको, जबकि ये प्रोसेस हमने यहाँ ऐसे भी अगर चार्ट बना दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हो गया ये आपका, और उसके बाद वापस लौट के आ जाइए, ये आपका यहाँ पर पुट डेटा पे पुट डेटा हो ही चुका है, प्रोग्राम खत्म। तो ये आपका हो गया। हमने यहाँ पे गेस्ट पेपर में 2 रिकर्जन के प्रोग्राम मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने 2 दिए, आना एक ही है, तो यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी वाला दे दिया है, और ऐसे ही यहाँ पे ये SCF वाला एक प्रोग्राम है, ये भी हमने रिकर्सिव टेक्निक से दे दिया। तो इसको और करके मानिएगा, और कि वो या ये वाला देना कोई एक ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया है। बाकी इस प्रोग्राम में है क्या, इस प्रोग्राम में ये है कि कोई 2 नंबर इनपुट करने हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कोई 2 नंबर इनपुट करने हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया गया कि मान लीजिए आपने न्यूमिनेटर यानी n इज इक्वल टू आपने 35 लिया है, और डिनोमिनेटर यानी कि d इज इक्वल टू आपने यहाँ पे 77 लिया है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 35 डिवाइडेड बाई 77। अब इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि इसका लोएस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू डिवाइड करने पर क्या बचेगा वो निकालना है। तो लोएस्ट वैल्यू निकालने के लिए आप अगर यहाँ पे 5 से डिवाइड करो तो 5 7 जा जाएगा, और यहाँ पे 7 1 जा 7 7 1 जा 7, तो यानी कि यहाँ अब इससे ज्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये सॉरी क्या था 7 5 जा 7 5 जा, और 7 1 जा 7 1 जा, तो इससे ज्यादा अब ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें ये प्रिंट कराना है आउटपुट, यानी कि इनपुट ये किया था और उसको डिवाइड करते जाओ, और जो लास्ट में डिवाइड अब बचेगा मिनिमम वैल्यू की, जैसे कि 35 5 बन गया है और 77 11 बन गया, तो ये आपको आंसर को प्रिंट कराना है। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। बाकी अभी फंक्शन में देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो जैसे यहाँ पर आपका ND ये 2 वेरिएबल ले लिए गए, ये कंस्ट्रक्टर बना दिया गया जिसमें पैरामीटराइज वैल्यू यहाँ पर भेजी जाएगी, और फिर ये फाइंड SCF A और B में जो वैल्यू भेजी गई यानी कि 35 और 77, तो इनका आपका लोएस्ट वैल्यू क्या निकलेगा देखा जाए तो इनको डिवाइड करने के लिए वो लोएस्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे 7 निकलेगी, 7 से इनको डिवाइड करना है, यानी कि ये फाइंड SCF, इन दोनों का SCF क्या निकलेगा 7 निकलेगा। तो 7 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा शो के अंदर, और शो के अंदर फिर हम डिवाइड वाला पोर्शन बना देंगे जिससे ये 5 और 11 बच जाए।
बस इतना ही करना है बच्चों आपको। देखिए कैसे होगा। अब ये मैंने लिखा नहीं है तो ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो परेशान ना होइएगा, ये फटाफट अभी मैं लिखे देता हूँ। और थोड़ा सा आप लोग जो पेपर दिया गया है उसके हिसाब से अपनी वर्किंग भी करते रहिए, जिससे कि आराम से आप इस चीज को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ भी सके। ठीक है, ये न्यू क्लास ले लिया। ये नया क्वेश्चन था एक्चुअली, इससे पहले ये कभी आया नहीं है, तो मैंने सोचा लो इसी की हेल्प ले ली जाए। सबसे पहले आपका इंपोर्ट वाली लाइन होनी चाहिए, ये हो गई। उसके बाद क्लास का नाम फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हो गया। फिर हम लोगों को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि एन और डी दो दिए गए हैं, ये दो ले लिए। फिर जहां जहां क्लास का नाम है इसको पहले ही बदल दिया जाए, कंस्ट्रक्टर में बदलाव चाहिए, और नीचे जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब चेंजेस चाहिए होते हैं, यानी क्लास का नाम की जरूरत पड़ती है। ये दे दिया आपने। उसके बाद अब क्या है, कंस्ट्रक्टर में आपको पैरामीटराइज दिया गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मान लीजिए ये आपका आई एन टी एन एन कॉमा आई एन टी डी डी, इस तरीके से कोई वेरिएबल के नाम दिए, मैं अपने मन से ले ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं देख भी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एन एन और डी डी ही दिए हैं, तो इसमें एन एन वाली वैल्यू एन में जाएगी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का दिखा दिया, एक पैरामीटराइज का दिखा दूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो बिल्कुल भी। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमेशा यही करना है आपको, जब भी आएगा। डी डी कर दिया, कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन है आपका आई एन टी फाइंड एस सी एफ। अब ये गेट डेटा वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू इनपुट तो उससे कर लिया है, तो हम लोग फिक्स वैल्यू भेज के ही काम चला लेंगे, क्योंकि वर्ड में बनाने के लिए आता नहीं है, तो इसी से काम चला लेंगे। ये फाइंड एस सी एफ, ए और बी में जो वैल्यू आई उसका एस सी एफ निकालना है, ठीक है। ये कोड यहाँ से हट जाएगा। और एस सी एफ वाला प्रोग्राम आपने तीन तरीके से पढ़ा हुआ है, जब मैंने पढ़ाया था तो थ्री टाइप से आप एस सी एफ निकाल सकते हैं रिकर्जन के अंदर, तो उसमें से कोई एक टाइप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई भी।
सबसे छोटा यही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है कॉपी पेस्ट करके, और इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ये ए और बी लिखना है आपको। यहाँ पे N1 N2 था तो ये आपका B हो जाएगा, ये भी आपका B हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, और यहाँ पे आपका A हो जाएगा। ठीक, ये आपका कन्वर्ट हो गया है। फिर ये प्रिंटिंग वाला फंक्शन हो गया। इसमें आपको इनपुटेड क्या क्या प्रिंट करना है एक बार देख लीजिए। आपको यहाँ पे टू शो डेटा मेंबर ऑफ फ्रैक्शन क्लास, तो यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों प्रिंट करा देने हैं। और उसके बाद रिड्यूस एंड प्रिंट फ्रैक्शन इट्स मिनिमम यूजिंग ये वाला फंक्शन। तो ठीक है, ये आपका फंक्शन यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो मुझे क्योंकि डिवाइड करके देखना है तो मुझे यहाँ पर रिटर्न कराना होगा। मान लीजिए मैंने x नाम का वेरिएबल लिया और ऊपर वाला फंक्शन कॉल करना है आपको। ये फंक्शन कॉल कर दिया और इसमें वही दोनों नंबर भेजने हैं। तो ए और बी में कौन सी वैल्यू जाएगी? ऊपर जो हम लोगों ने ले रखा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी एन और डी ये ले रखा है, इसी को एन को कॉमा डी ये आपको पास आउट करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू आ गई है। अब आप वो डिवाइड करके देखना चाहते हैं नई नई वैल्यू कौन सी आएगी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की। तो पहले आप पुरानी वाली वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, कि क्योंकि नया या तो लोकल वेरिएबल आप लेकर कर लीजिए। जैसे कि आप चाहें तो नया जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आएगा तो उसके लिए लोकल वेरिएबल ले लीजिए, और चाहे तो एन और डी जो पुराना वाला ऊपर ग्लोबल में दिया है उसी को ले सकते हैं। मान लीजिए मैं नया ले रहा हूँ, तो आई एन टी न्यूमिनेटर के लिए N1 ले लिया इज इक्वल टू, और न्यूमिनेटर n में है तो n डिवाइडेड बाई x कर दिया। तो n में क्या था 35 था, तो 35 डिवाइडेड बाई x, और x में क्या रिटर्न हुआ होगा 7 रिटर्न हुआ होगा बच्चों ये। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। और ऐसे ही आप आई एन टी D1 ले लीजिए इज इक्वल टू, और d डिवाइडेड बाई x, तो आपकी ये मिनिमम वैल्यू निकल आई N1 और D1 में। फिर आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए मैसेज देकर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, अगर गलत हो तो मैं सही कर दूंगा। थोड़ा उसी तरीके से प्रिंट करा दिया जाए, न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे प्रिंटिंग में हमें वही दिखाना है, तो एन प्रिंट कराएं, फिर स्लैश का साइन चाहिए तो प्लस, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में स्लैश का साइन दे दीजिए, और फिर प्लस आपका डिनोमिनेटर डी। ठीक है, ये हो गया। और फिर आपका न्यू वैल्यू यही वाली,
मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से प्रिंट करा दीजिए, नोमिनेटर और डोमिनेटर, और वही चीज आप प्रिंट करा दीजिए यहाँ N1, और ये आपका आ जाएगा D1। हो गया। फिर उसके बाद जो है ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। और अभी एरर ये कोई छोटी सी आ रही है, इसको अभी देखना पड़ेगा क्या है। हाँ, क्लास नहीं बंद हुई है, नीचे नहीं बंद तो है, ठीक, तो ऊपर कोई ब्रैकेट कम होगा, वर्ड शो। देखिए क्लास ओपन हुई, वेरिएबल डिक्लेयर हुए, कंस्ट्रक्टर स्टार्ट हुआ, ये बंद कर दिया, फिर ये फंक्शन कॉल किया। इसमें तो यहाँ पे कोई एरर आ रही है, ठीक, छोटा सा भी कोई सिंबल अगर आ जाता है तो एरर शो करता है। यहाँ पे भी वही है। फंक्शन का नाम, ये हो गया। अब कोई एरर नहीं है, एक बार चला के देख लेते हैं। कुछ तो है अभी, फ्रैक्शन में क्या दिक्कत हो गई, फ्रैक्शन, अच्छा, पैरामीटाइज कंस्ट्रक्टर है तो वैल्यू हमें नहीं भेजी है, तो वो वैल्यू 35 और 77, दो वैल्यू यहाँ पे या तो इनपुट करके भेजिए या तो फिक्स भेज दीजिए, तो फिक्स भेज दिया मैंने। और फंक्शंस को कॉल भी करना है, तो पहला फंक्शन आपका कॉल हो रहा है, ये तो कंस्ट्रक्टर में डायरेक्ट वैल्यू पहुंच जाएगी, और ये तो शो के अंदर ही कॉल हो गया है, तो खाली fn शो, फंक्शन शो, ये कॉल करना है, fn शो, एक ही फंक्शन कॉल करना है बस। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लेंगे कि आपको n और d की वैल्यू यहां से कंस्ट्रक्टर में भेजी जा रही है 35 77, और इसका एचसीएफ निकाला जाएगा, तो एचसीएफ आपका 7 निकलेगा, और 7 से 35 और 77 को डिवाइड करेंगे तो मिनिमम फ्रैक्शन आपका निकल आएगा, यानी 5 और 11 निकालना है, इसका प्रोग्राम है यूजिंग रिकर्जन। तो एचसीएफ जो है फाइंड करने का तरीका आपको ऊपर रिकर्जिव टेक्निक से करना है। तो सबसे पहले आपका ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से आपने 35 और 77 भेज दिया ऊपर, तो आप यहाँ गए 35 और 77 डी एन एंड डी डी में स्टोर हुआ, और एन और डी में पहुंच गया, यानी एन में 35 पहुंच गया और डी में 77 पहुंच गया। वापस लौट के आए और आपने यहाँ पे फाइंड शो या एफ एन शो फंक्शन कॉल कर दिया, यहाँ से यहाँ एफ एन शो पे। अब क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ के लिए हमने एन और डी यानी कि 35 77 को यहाँ से भेज दिया, और ये आपका ए और बी में 35 77 पहुंच गया। अब यहाँ पे प्रोसेस देख लीजिए, ये आपका 35 आया है और ये आपका 77 आया है। तो 77 जब तक 0 के बराबर ना आ जाए तब तक ये चलता रहेगा। तो 77 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आ जाइए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ, ए बी। ए की वैल्यू क्या है, ऐसे ड्राई रन वर्किंग अगर दिखानी है तो ऐसे दिखा दीजिएगा, ऊपर बस हेडिंग डाल दीजिएगा ड्राई रन वर्किंग। तो यहाँ पे 35 ले रखा है और यहाँ पे 77 ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 77 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आ जाएंगे और b अपनी वैल्यू a को दे दे, तो b के पास देखो क्या 77 है, वो क्या कहाँ चला जाए, a के पास चला जाए, तो 77 बच्चों यहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पर b में क्या जाए, a डिवाइडेड बाई b, तो a में क्या था 35 था, 35 और डिवाइडेड बाई b में क्या था 77 था, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, 35 डिवाइडेड बाई 77,
रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? 35। 35 आएगा। तो यहाँ ये 35 पहुंचा दिया। अच्छा ये गलती हुई है बी, नहीं गलती क्या हुई, ठीक है बी की वैल्यू 77 थी तो ऊपर पहुंचा दी। अब यहाँ पे 77 पहुंचा है, ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे 35 पहुंचा। नीचे आए, अब बी के पास 35 है, 35 आपका नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आए, अब बी अपनी वैल्यू ए को दे दे, तो बी ने अभी यहाँ पे रिजल्ट 35 आया था, तो बी के पास 35 है, तो ये 35 यहाँ पे पहुंच जाएगा। और फिर ये ए के पास पहुंच गया 35 ऊपर अगेन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के पास 77 था, डिवाइडेड बाय बी के पास क्या था, 35 था, 35 से डिवाइड कर दीजिए। अब बच्चों क्या आएगा जरा देखिए, 35 डिवाइडेड बाय 77, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2। 2 आना चाहिए। मैं आप पे ही भरोसा करके चल रहा हूँ, ये 2 आ गया, 2 आएगा पक्का? अरे नहीं नहीं सर, मॉड लगा है ना। हाँ एक मॉड, सेकेंड, 7 आएगा, 7। 7 आएगा, क्योंकि अगर 7 नहीं आया तो हम लोगों को प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो जाएगा, तो ये 7 आएगा। ओके, तो यहां से 7 ऊपर चला गया, ये 7 ऊपर चला गया, और यहां पर ये आपका 35 ऊपर गया है। अब बी में 7 है, तो 7 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आ जाए। अब बी अपनी वैल्यू ए को भेज दे, तो देखो अभी यहां से ये सब हटा दे रहे हैं, फाइनल देखना है। तो बी के पास लास्ट में 7 था, तो 7 इसने किसको भेज दिया, ए को, ए के पास 7 पहुंच गया। और यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b, तो a के पास क्या था लास्ट टाइम, 35 था मॉड, और b के पास लास्ट टाइम क्या था, 7 था, डिवाइडेड बाय b हो रही है। तो अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, 5। नहीं नहीं, हाँ 0 0। रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हैं, 0। हाँ सर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 पहुंचा है, और ये आपका 7 पहुंचा है। अब 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, 0 0 के बराबर होता है, तो आप एल्स में आ जाइए, और रिटर्न ए कर दिया गया। तो ए के पास क्या था इस समय, लास्ट टाइम 7 था, तो यहां से बच्चों 7 रिटर्न कर दिया गया। अब ये 7 रिटर्न कर दिया गया, अब देख लीजिए एक बार, ये 7 रिटर्न होके कहाँ जाएगा, ये x में आएगा, जहां से फंक्शन कॉल होता है वहीं पे हम लोग लौट के जाते हैं, तो ये x हमने ले रखा है जिसमें 7 आ जाएगा। अब जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पर n में ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 35 थी, और इसको डिवाइडेड बाई 7 कर रहे हैं, तो 35 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन निकाल लें, सो 5। 5 आ जाएगा, बिल्कुल नई वैल्यू, रिड्यूस वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 77 डिनोमिनेटर में था और डिवाइडेड बाई 7 कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो रिड्यूस वैल्यू 5 और 11 चाहिए थी, वो हमारी आ चुकी है। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट कराई गई, और ये n1 और d1 में रिड्यूस वैल्यू। एक बार चला भी देता हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा बनाया गया है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि वैल्यू इनपुट करने के लिए मैंने उसमें कुछ दिया नहीं था, डायरेक्ट दे दिया था, तो यानी 35 और 77 था आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, और मिनिमम वैल्यू के हिसाब से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 और 11 आ गई। ठीक है बच्चों, आ गया सबको समझ में? यस सर। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्लीज वो बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये बस यूजर इनपुट वैल्यू अगर कर लेते तो वैल्यू बदल सकती थी, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये, सर हाँ बेटा, सर इसका ये आंसर ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर देंगे, अभी क्लास हो जाइए फिर कर देते हैं। अब देखिए, हाँ ओके। अब देखिए वैसे 2D ये आपका ऑब्जेक्ट पासिंग वाले क्वेश्चन की पहचान क्या थी, कि क्लास का नाम यहाँ पे मिल जाए तो समझ जाओ, फंक्शन के पैरामीटर में क्लास का नाम मिल जाए समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट पासिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या किया गया, नॉर्मली यहाँ पे 2D एरे का लगातार क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन इस बार सैंपल पेपर में उन्होंने सिंगल डायमेंशन एरे दे दिया, तो हमने भी सिंगल डायमेंशन एरे का ही एक प्रोग्राम यहाँ पर नया जनरेट कर लिया। क्या कर लिया कि कोई दो नंबर हैं, उसमें क्या था, इवन नंबर ऑड नंबर कुछ निकाला गया था जो सैंपल पेपर था। इसमें मैंने क्या किया कि कोई दो एरे हैं, एक एरे ये है, एक एरे ये है, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है
वो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे भी देखिए ये 2 है, तो ये कॉमन 2 मिल गया। फिर यहाँ 13 है लेकिन नीचे वाले में 13 नहीं है। फिर ऊपर वाले में 6 है, नीचे वाले में 6 नहीं है। फिर ऊपर वाले में 19 है, नीचे वाले में सर नीचे वाले में 13 है। अच्छा 13 मैच हो गया तो ठीक है, 13 मैच हो गया। ऐसे ही आपका 26 भी इसमें है दोनों में, तो 26 मैच हो गया। तो कॉमन एरे के ये नंबर निकाल लें। तो ऑब्जेक्ट 1 के पास एरे 1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 के पास एरे 2 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 3 के पास जो है कॉमन एरे के जो नंबर आए हैं वो हो जाएंगे। ये आपका प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर एक एरे ले लिया गया, सिंगल डायमेंशन एरे, और एक उसका साइज ले लिया गया, और फिर ये आपका इसी के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही ये साइज प्रोवाइड करा दिया गया। उसके बाद एरे के नंबर इनपुट कर लिए गए। फिर ये आपका किसी फंक्शन में रिटर्न टाइप की जगह पे अगर क्लास का नाम आ जाए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, यानी ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करा के रिटर्न करना। और फिर ये पासिंग ऑब्जेक्ट दो दिए गए हैं, तो यहाँ पे टू स्टोर कॉमन नंबर्स फ्रॉम बोथ पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट एरे, या ऑब्जेक्ट कह दें खाली, ऑब्जेक्ट्स, एंड स्टोर इन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, देन द आपका कॉमन एरे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, ये हो गया, 1 मिनट, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। क्लास का नाम कॉमन एरे है, कॉमन नम है, यहाँ पे भी सुधारना पड़ेगा, कॉमन नम। ओके, ओके बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट वाली लाइन लिख ली, क्लास का नाम कॉमन नम हो गया, और फिर कंस्ट्रक्टर को बदल दिया जाए कॉमन नम, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जहां बनता है वहां बदलना चाहिए कॉमन नम, कॉमन नम। उसके बाद अब यहाँ पे डेटा मेंबर में आपके पास एक एरे है, सिंगल डायमेंशन एरे है, तो ए नाम से और एक एम नाम से साइज है, बाकी तो आगे फिल एरे है। चलिए मैं ये फंक्शन के नाम बदल ही देता हूँ, ये फिल एरे है, ठीक है। यहाँ पे वॉइड इनपुट की जगह पर फिल एरे हो जाएगा। फिल एरे हो गया। उसके बाद ये मेन फंक्शन है आपका वर्किंग वाला, तो ये आपका कंप्यूट की जगह पे आ जाएगा। फिर उसका डिस्प्ले, ये तो लिखा ही होगा, मैं समझता हूँ।
तो आपका जो है INT A नाम से एक एरे लिया गया है और INT M नाम से यहां पर साइज लिया गया है। फिर आपका कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होना चाहिए। तो इसमें वेरिएबल जो भी दिया है, जैसे कि mm नाम का वेरिएबल दिया है, ठीक है, INT mm। अब यहाँ पे mm वाली वैल्यू m में चली जाएगी, m इज इक्वल टू mm। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, mm में वैल्यू ले जानी है, सॉरी m में वैल्यू ले जानी है mm वाली, वो लेकिन उल्टा कर देते हैं, वो mm इज इक्वल टू m लिख देते हैं। तो ये इससे बचिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ज्यादातर हमने होता है देखा है। फिर उसके बाद एरे को इनिशियलाइज कर दीजिए, a इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, INT और यहाँ पर आप m लिख दीजिए। ये एरे इनिशियलाइज हो गया आपका। उसके बाद फिल एरे, तो फिल एरे का मतलब है यहाँ पे नंबर इनपुट करने, तो लूप तो चलाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एरे है तो बिना लूप हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे लूप चला दीजिए, फॉर INT I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन जो भी m है आपका, और I प्लस प्लस। नीचे आइए, एंटर नंबर, और उसके बाद यहाँ पर a ऑफ I इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ये लिख देंगे। बस वैल्यू इनपुट हो गई। अब फंक्शन क्लोज कर दीजिए इसका। अब यहाँ पे सिंपल वे में आपको आना चाहिए कि दो एरे अगर हैं आपके पास तो उसमें कॉमन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता था, तो वही आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको, या हो जाएगा। तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी हम लोग समझ पाते हैं कि क्या लॉजिक यहाँ पे लगाया गया। अब यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो इसमें मैंने हर क्लास में जब ये पढ़ाया है टॉपिक, तो मैंने बताया था एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है हमेशा, क्योंकि उसी में रिजल्ट स्टोर कराना है। तो यहाँ पे आपने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, कॉमन, मान लीजिए टी नाम से कर लिया, टी इज इक्वल टू न्यू और स्पेस कॉमन। और क्योंकि वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसमें साइज भी आपको देना पड़ेगा। तो कॉमन नंबर में दोनों में कॉमन जो होंगे तो साइज m ही होगा, m से ज्यादा साइज नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 5 नंबर उसके पास है 5 नंबर उसके पास है तो कॉमन के हिसाब से या तो पांचों कॉमन होंगे या तो 5 से कम कॉमन होंगे। तो यानी 5 ही यहाँ पे हमने दे दिया है, m दे दिया है। और बाकी अभी इसका हम लोग रिड्यूस भी करेंगे कि जितने नंबर पहुंचे उतना ही m की वैल्यू होनी चाहिए। ये अभी क्या है यहाँ पर, देख लेंगे, एरर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे दो लूप चाहिए होते हैं कॉमन नंबर निकालने के लिए, एक I वाला और एक J वाला। एक P के लिए चलाएंगे और एक Q के लिए चलाएंगे। एक लूप हो गया, दूसरा लूप। मेरा प्रयास है कि आज की क्लास में सेक्शन बी के तीनों क्वेश्चन हो जाएं। अब क्योंकि मैंने रिकर्जन के 2 कर दिए हैं तो इसलिए 4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। बाकी सेक्शन सी फिर शाम को 7 बजे क्लास होगी, उसमें सेक्शन सी सॉल्व करवा देंगे। ओके, अब यहां पर ये m और n किसका रहेगा, ये p और q का होगा। डायरेक्ट यहाँ पे p डॉट m लिखोगे और यहाँ पे q डॉट m लिखोगे, डायरेक्ट m नहीं लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट m लिखोगे तो करंट ऑब्जेक्ट का माना जाता है। फिर आप यहाँ पे लूप हो गया। अब इफ कंडीशन चेक कर लीजिए, इफ
पी डॉट, अब ए यूज करना है, एरे का नाम ए है, पी डॉट ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई बराबर चेक करना है, इक्वल टू क्यू डॉट ए स्क्वायर ब्रैकेट में आई। अगर ये मैच हो जाए तो टेम्परेरी जो ऑब्जेक्ट है टी डॉट ए ऑफ आई, अब यहां आई नहीं यूज कर सकते क्योंकि जितने नंबर जाएंगे उसी समय इसका वेरिएबल को हमें बढ़ाना है। तो एक मैं यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा हूँ, आई एन टी, मान लीजिए के ले लिया मैंने, के इज इक्वल टू 0 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर जब जाए तभी के प्लस प्लस हो, और तो हम यहाँ पे के प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे कि पहले 0 पे स्टोर करा दे उसके बाद प्लस प्लस हो। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी जाए, पी डॉट ए ऑफ आई की वैल्यू जाए या क्यू डॉट ए ऑफ आई की वैल्यू जाए, क्योंकि दोनों की वैल्यू मैच हो चुकी है इक्वलिटी में। इसकी मतलब ये हुआ कि आपकी मर्जी, आप पी डॉट ए ऑफ आई की वैल्यू ले जा रहे हैं या क्यू डॉट ए ऑफ आई की वैल्यू ले रहे हैं, दोनों वैल्यू जा सकती है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तभी तो कंडीशन ट्रू हुई है। तो मैंने पी का यहाँ पे दे दिया है, ये के प्लस प्लस अलग हो रहा है। फिर इफ कंडीशन कंप्लीट हो गई, फिर ये आपका लूप कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका ये आई वाला लूप कंप्लीट हो गया। आई वाला लूप कंप्लीट होने के बाद में अच्छा यहाँ पे दोनों जगह आई लिखा है, उसको जे करना पड़ेगा, ये जे है और यहाँ पे क्यू के साथ में ये जे यूज होगा, ठीक है। आप देखिए, हो सकता है 5-5 नंबर दोनों के पास थे, हो सकता है 3 ही नंबर कॉमन मिले, तो ये किसको मालूम होगा कि कॉमन नंबर 3 है, के को मालूम होगा, क्योंकि के जितनी बार बढ़ेगा उतने ये नंबर यहाँ पहुंचे हैं। तो हम लोग यहाँ पर साइज अपडेट करेंगे टी का, तो टी डॉट एम इज इक्वल टू के कर देंगे। तो वैसे टी डॉट एम इज इक्वल टू 5 था क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में 5 भेजा है, ये ऊपर कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे 5 भेजा, लेकिन अब 5 नहीं होना चाहिए। अब टी के एम में आपका जो 3 नंबर गए हैं सिर्फ उतना ही होना चाहिए, तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद अब रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न टी, टी को रिटर्न कर देंगे। तो बच्चों ये मेन जो इसका था ये आपका हो गया है। उसके बाद क्योंकि प्रिंट एरे है तो प्रिंटिंग हो या कुछ भी हो आपको लूप तो चलाना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं लूप यहाँ से कॉमन ये ले लेता हूँ, ये लूप हो गया। डिस्प्ले यहाँ पे ए ऑफ आई प्रिंट करा दी, प्रिंट करा दी, और ये फंक्शन हो जाएगा क्लोज, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 3 ऑब्जेक्ट हमें बनाने पड़ेंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा OB1, और इसमें आपको साइज भेजना पड़ेगा, मान लीजिए मैं 5 भेज रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरा आपका OB2, इसमें भी 5 भेज दीजिए साइज। और फिर तीसरा आप यहाँ पे बनाना चाहे बनाए, नहीं तो जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी तो वहीं पे आप यूज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो मैक्सिमम साइज इसका भी हम 5 ही रख देते हैं अभी के लिए। ये OB3 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनपुट फंक्शन फिल एरे था, उसको कॉल करना पड़ेगा वैल्यू इनपुट कराने के लिए। और ये दोनों ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। पहला ऑब्जेक्ट आपका OB1 है, तो OB1 से आप फिल एरे कॉल कीजिए, फिल एरे, और उसके बाद OBJ2 से भी आपको यही कॉल करना पड़ेगा। टू से भी फिल एरे कॉल करना पड़ेगा।
ठीक है, दोनों एरे में नंबर स्टोर हो गए। अब आपको क्या करना है आपको obj3 यहाँ पे लिखना है, क्योंकि रिटर्न होके आएगी वैल्यू obj3 में लेंगे, और इक्वल टू, अब आपको दोनों ऑब्जेक्ट obj1 में जो वैल्यू है obj2 में जो वैल्यू है उसको भेजना है ऊपर p और q में, तो वो तो हम लोग ऊपर भेज देंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि फंक्शन कॉल करने के लिए भी तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए, फंक्शन कॉल करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे सिंटेक्स कैसे बनाओगे, ये मैंने यहाँ से फंक्शन कॉल कर लिया, इसमें हमने obj1 obj2 भेज दिया, obj1 कॉमा obj2 ये भेज दिया। ठीक है, ये भेज तो दिया, लेकिन अभी इसको कॉल कौन करे, तो अभी यहाँ पर obj3 का कोई यूज तो है नहीं जब फंक्शन कॉल हो रहा होगा, क्योंकि obj1 obj2 के पास वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे obj3 से कॉल कर लेंगे। यानी कि obj3 हम तीन तरीके से यूज कर रहे हैं, दो तरीके से यूज कर रहे हैं, कि हम यहाँ पे obj3 से फंक्शन कॉलिंग का भी काम ले रहे हैं, और obj3 में ही रिजल्ट रिटर्न होके आएगा, क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर obj3 का दो यूज हमने कर लिया है। और उसके बाद फिर आपका डिस्प्ले डिस्प्ले, अब डिस्प्ले में आप कॉमन नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, वैसे तो हमने समझाते समय obj1 की भी वैल्यू प्रिंट कराई थी, obj2 की वैल्यू भी प्रिंट कराते थे, है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ obj3 की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, और एक SOP में मैसेज दे देंगे कॉमन नंबर r, ऐसे करके मैसेज दे देंगे, जिससे कि उसके नीचे दिखाई पड़ जाए। और चाहे तो सारे प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन सारे कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ जितना पूछा गया उतने करा दीजिए। ये मैसेज दे दिया आपने, और उसके बाद यहाँ पे obj3 से फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक, आपका कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से मैं इसको समझा दूं आपको ये कैसे वर्क कर रहा है, और पहले वैल्यू कुछ सपोज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे समझाते हुए मैं बनाता चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने obj1 बनाया, तो obj1 में ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कॉमन, और यहाँ जंप करके आप ऊपर जाओगे, यहाँ जंप करके आप ऊपर जाओगे कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पहुंचे, और ये आपने 5 यहाँ पर भेज दिया, और 5 ये m में गया, और a का साइज 5 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि obj1 ने a नाम के वेरिएबल के लिए आपकी ये मेमोरी बनाई, इस तरीके से ये मेमोरी बनाई। तो यहाँ पर आपका a हो गया, और दूसरा आपका यहाँ पे m, दो मेमोरी बनाएगा बच्चों, ये ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पे 5 नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे ही वापस लौट गए। अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 बना रहे हो ये ऑब्जेक्ट 2 बना रहे हो, तो इसमें भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और यही वाला काम होगा। मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगा, और यहाँ पे मेमोरी हो जाएगी obj2, तो ये आपका हो गए दो वेरिएबल, ए के लिए मेमोरी ये भी बनाएगा, और m के लिए भी बनाएगा, और ये आपके 5 नंबर हो गए। ठीक, इंडेक्स नंबर हो जाएंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। उसके बाद जब आपका obj3 है, ये भी आपका a और m के लिए अलग से मेमोरी बनाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, 0 1 2
3 4 ये हो गया। अब देखिए m में तो 5 5 पहुंच गया है क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट हमने बनाते समय कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, तो m में तो 5 पहुंच गया, तीनों के m में 5 पहुंच गया। उसके बाद वापस यहाँ पे तीनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुके, वापस आए। अब फिल एरे से यहाँ पे आप फिल एरे पे चले जाओगे ये, और यहाँ पर आपने लूप चला दिया और 5 नंबर स्टोर करा दिए। तो मान लीजिए मैं ऐसे जनरली कुछ भी 1 3 4 9 2 कुछ ऐसे ले लेता हूँ, फिर वापस यहाँ से लौट गए। अब हमने obj2 से भी फिल एरे कॉल कर दिया, तो फिर आप यहाँ आओगे। अब obj2 में 2 के a में आपके 5 नंबर जाएंगे, तो कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे 7 9 4 7 9 5 4 6 ये नंबर ले लिया। अब हमें नहीं मालूम कितने कॉमन है, तो एक बार मैच कर लेता हूँ। 9 9 मैच हो रहा है, ठीक है, और 4 मैच हो रहा है, 9 4। और कोई नंबर मैच हो रहा है बच्चों? 9 4 सिर्फ 2 ही मैच हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 नंबर ये हो गए, बस इन्हीं को कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पे obj3 ऑब्जेक्ट जो था उससे फंक्शन कॉलिंग की और obj1 obj2 की वैल्यू भेज दी। अब ये obj1 obj2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी p और q में, तो यानी कि obj1 को अब आप p लिख सकते हो, obj2 को आप q लिख सकते हो। ये वैल्यू इसमें पहुंच गई। फिर आपने एक t टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जो कि वैल्यू कहाँ रिटर्न करके ले जा रहा है, obj3 में, यानी ये t जो है obj3 के लिए मेमोरी बनाई है इसने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दोनों की मेमोरी कॉमन मान ली है, इसके हिसाब से चलेंगे। अब देखिए ये लूप चलाया गया, यहाँ पे एक k नाम का वेरिएबल ले लिया गया और i j से लूप चलाया गया। तो 0 5 से छोटा है, 0 5 से छोटा है, नीचे आए। अब इसके 0 और इसके 0 पे आपका 1 और 7 मिला, ये मैच नहीं कर रहा है, तो j प्लस प्लस होके आपका 1 हो गया। 1 में अब देखो ये i लूप ये चला रहा है इसके लिए और j लूप इसके लिए चल रहा है। और k से हम इसका इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, तो ये अब 1 हो गया, तो 1 पे आपका क्या आ गया, 1 पे आपका 9 आ गया, तो 9 भी मैच नहीं किया। अब ये 2 हो जाएगा, 2 पे 5 आ जाएगा, 5 भी 1 से मैच नहीं करेगा, तो 1 9 से भी मैच नहीं किया, 1 5 से, 4 से, 6 से कहीं नहीं मैच हुआ, तो ये वाला लूप फॉल्स। i प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 क्या 1 हो गया, 1 भी 5 छोटा है, नीचे है। अब j फिर से 0 हो जाएगा, i 1 है, 1 पे क्या है आपका 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा और ये 0 से चलाएगा। अब मैं यहाँ चला नहीं रहा हूँ, बस ऐसे दिखाई दे रहा हूँ। पहले 3 7 से मैच होगा, फिर 3 9 से, 3 5 से, 3 4 से, 3 6 से, कहीं मैच नहीं हुआ। फिर i प्लस प्लस होके 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 पे क्या मिल जाएगा, 2 पे मिल जाएगा 4, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया और ये 0 से फिर से चलेगा। तो 4 को 7 से, 4 को 9 से, 4 को 5 से और 4 को 4 से। अब देखो पहली बार ये मैचिंग हुई, 4 को 4 से मैच कर लिया इसने, मैच कर लिया। तो उस समय ये पहली बार मैचिंग हो रही, तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू तो इस समय 2 है, तो a के 2 वाले बॉक्स पे जो भी नंबर है यानी कि 4, वो कहाँ चला जाए, t के t डॉट a के k वाले बॉक्स पे, k क्या है हमारा 0 है, इसके मतलब इसके 0 वाले बॉक्स पे आपका 4 चला है, तो ये 4 चला आया। उसके बाद k प्लस प्लस होके हो जाएगा 1। अब k इस समय यहाँ पे है क्योंकि पहले वैल्यू स्टोर कराएगा उसके बाद चेंज कराएगा। फिर आपका जो है आगे, और यहाँ पे अभी j वाला लूप चलेगा लेकिन 4 6 से मैच नहीं होगा। फिर i प्लस प्लस होके 3 हो गया, 3 और 3 पे आपका यहाँ पे मिल गया 9, 9 है, ये मिल गया। और फिर j वाला लूप 0 चलेगा, तो आपका 9 7 से मैच हुआ, नहीं हुआ, 9 9 से मैच हो गया, तो ये वाली मैचिंग फिर से हो गई। तो उस समय आपका i की वैल्यू क्या है, 3 है, तो a के 3 वाले बॉक्स पे जो भी वैल्यू हो यानी कि 9, वो कहाँ चला जाए, a के k वाले बॉक्स पे, और k इस समय कहाँ पे है, 1 पे, तो 1 पे आपका 9 पहुंच जाएगा यहाँ पर। उसके बाद k प्लस प्लस होके आपका पहुंच जाएगा 2 पे। और अब आप जानते हो कोई भी नंबर मैच नहीं होगा तो लूप चलता रहेगा, लेकिन हमारे कॉमन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर मान लीजिए कि लूप हमारा फॉल्स हो गया, आप यहां से बाहर आ गए। अब क्योंकि
टी के पास ध्यान दो, टी के पास मेमोरी तो आपकी 5 बॉक्स की है, लेकिन नंबर तो 2 ही गए। तो हमारे पास के में क्या है इस समय, के में इस समय 2 है, के पास 2 है, तो 2 हमने इसमें एम में डाल दिया। तो जैसे एम में यहां पर हमने 2 डाला, तो ये टी का जो एम था इसमें 5 था, वो रिप्लेस हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, वो 2 हो जाएगा। ये खास बात होगी। उसका टी को रिटर्न कर दिया, तो ये टी रिटर्न होके आपका पहुंच जाएगा कहां पर, अब देखो ये रिटर्न होके कहां आ रहा है, ये OBJ3 में आएगा। रिटर्न होने के लिए वैल्यू इक्वल साइन से पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया है, उसमें आ जाएगी। तो इसीलिए OBJ3 यहाँ पे लिख दिया था, टी और OBJ3 एक जैसे हैं। फिर कॉमन नंबर हमने ऐसे डाला, OBJ3 डॉट डिस्प्ले करोगे तो OBJ3 के वैल्यू प्रिंट होगी, OBJ1 डॉट डिस्प्ले करोगे तो पी की वैल्यू प्रिंट होगी, OBJ2 डॉट डिस्प्ले करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू। तो हम लोग और नहीं करा रहे हैं, खाली OBJ2 3 ही करा रहे हैं। तो यहां से 3 से जम करके 3 पे जाओगे। अब ये m किसका है, इसमें OBJ3 से फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, तो m के पास क्या है, OBJ3 के 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा। अब 0 2 से छोटा है, नीचे आए, a ऑफ 0 पे क्या है 4 है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 भी 2 से छोटा है। फिर a ऑफ 1 पे आपका क्या है 9 है, 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर i प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 2 से छोटा नहीं है, लूप से बाहर। आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बच्चों समझ में आया? यस सर। बहुत आसान है, बस एक बार और वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर 1 3 4 9 2, ये पहले एरे की वैल्यू हो गई। फिर दूसरे एरे के 7 9 5 4 6 इंटर मार दिया। अब देखिए कॉमन नंबर R और 4 और 2 आपका प्रिंट हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों अब आपको खाली एक ही क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, स्ट्रिंग का छोटा सा है, उसको भी समझ लीजिए, तो सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा लेवल हमने इसका बढ़ा दिया है कि वैसे इतना लेवल आएगा नहीं, लेकिन इतने लेवल कर ले रहे हो इसका मतलब वो तो आपको कर ही लोगे। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर स्ट्रिंग का जो भी है ये, कि ये कह रहे हैं कि ए का पोटेंशियल मान लो 1 है और बी का आपका 2 है, तो जेड का मतलब आपका 26 नंबर पे कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इसी हिसाब से अगर आपने बेस्ट इनपुट किया है तो बेस्ट में बी का इंडेक्स नंबर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी 2 होगी, और ऐसे ई की पोजीशन 5 होगी, और एस की पोजीशन 19 होगी, और टी की पोजीशन 20 होगी। इनको ऐड कर दीजिए तो 46 निकल आएगा। तो 46 को ये पोटेंशियल मान रहे हैं। ये आपका इसका क्वेश्चन है और यही निकालना है, तो आराम से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग नाम से क्लास हो गई। ये स्ट्रिंग वाला एक प्रोग्राम ले लिया जाए। इतना तो लिखना ही पड़ता है। ओके, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब बस इसके हिसाब से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे st और str नाम का आपके दो वेरिएबल हैं स्ट्रिंग टाइप के, और ये आपका फंक्शन कंस्ट्रक्टर तो सेम रहेगा। रीड str है, पोटेंशियल है और शो है। तो ये मैं नाम सारे पहले बदल देता हूँ।
अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो चलो अच्छा बाद में हो जाएगा। पहला है आपका कंस्ट्रक्टर बनाना है आपको। ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और ग्लोबल वेरिएबल आपके st और str दो हैं। string, स्ट्रिंग का s बड़ा रहता है, सारे बच्चों को पता होगा। st str दो वेरिएबल हो गए। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज है, तो आपको यहाँ पे नॉन स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, या तो नल लिख दो, या तो st इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, बस इस तरीके से, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। st इज इक्वल टू नल भी लिख सकते थे, स्ट्रिंग ऐसे इनिशियलाइज होती है। ये str हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे void, अब यहाँ से फंक्शंस कॉपी कर लिया जाए। रीड str, यहाँ पे वैल्यू इनपुट करने के लिए कहा जा रहा है, तो अब हमें स्कैनर वाली लाइन की जरूरत पड़ेगी। और वो ऐसा यहाँ पे जो लिखा था ग्लोबल में स्कैनर वाली लाइन, अगर वहां भी पड़ी रहनी दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए स्कैनर वाली लाइन आ गई। अब हमें एक मैसेज चाहिए होगा, एंटर ए स्ट्रिंग। ये हो गया आपका मैसेज, एंटर ए स्ट्रिंग, और st में स्टोर करना है, रिजल्ट को str में स्टोर करना है। और देखो टू अपर केस मैंने लगा दिया, तो यानी अपर केस में ही सारी वर्किंग होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू इनपुट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा int पोटेंशियल, टू फाइंड एंड रिटर्न द पोटेंशियल ऑफ वर्ड। जो भी p में वर्ड भेजा जाएगा उसका पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। अब इसमें पोटेंशियल पता करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो लॉजिक क्या रहेगा इसके बारे में आप लोगों ने अपने आप सोचा होगा, वो तो अच्छी बात है, बाकी हम जो सोच सकते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए टोटल कैरेक्टर देखा जाए तो 26 कैरेक्टर होते हैं, टोटल 26 कैरेक्टर होते हैं। हमें क्या करना है, एक एक कैरेक्टर तोड़ना है और उसको मैच करना है आपका, कि वो उसका इंडेक्स नंबर किससे मैच हो रहा है। तो वो हम कहाँ से लाएंगे, या तो हम लूप चला दें, या तो हम इंडेक्स ऑफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 1 से 26 तक का लूप चला दें, तब भी काम चल जाएगा। नहीं तो हम यहाँ पर एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंडेक्स ऑफ फंक्शन वाले उसमें तरीके में छोटा तो हो जाएगा, लेकिन ए से जेड तक नंबर आपको स्टोर कराने, ए अल्फाबेट स्टोर कराना पड़ेंगे, ए से जेड तक सारे अल्फाबेट स्टोर कराने पड़ेंगे, और फिर इंडेक्स ऑफ फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। और या आप लूप वाला काम करो। तो बच्चों बताओ क्या किया जाए, लूप से करवा दें या इंडेक्स ऑफ फंक्शन ए से जेड तक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कराएं? तो सर लूप से करवा दिए। लूप से करा दें, क्योंकि ए से जेड तक आपको टफ लग रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज करते हो, ए से जेड तक कैरेक्टर स्टोर करते हो, तो आपको सिंगल लूप में ही प्रोग्राम बनेगा। और अगर वो लूप से काउंटिंग करवाते हो तो आपको जो है नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। एक लूप कैरेक्टर तोड़ने वाला है और एक लूप आपका वो जो पोजीशन पता करने के लिए है। चलिए, हम आपने लूप कहा है तो लूप से ही करवाने की कोशिश करते हैं, लूप से करवाते हैं। तो स्ट्रिंग की लेंथ तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे st की लेंथ निकाल लेते हैं। अभी वेरिएबल जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है वो सारे हटा दिए जाएंगे, जैसे कि मैं हटा भी दे रहा हूँ, कि मैंने हटा दिया, और ये भी हटा दिया। कुछ लोकल वेरिएबल तो चाहिए होते हैं। और आपका यहाँ पे लेंथ निकाल ली,
और लेंथ तक का लूप चला दिया, एन तक का, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर तोड़ लिया, कैर सी एच इज इक्वल टू, ये कैरेक्टर तोड़ लिया। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो कैरेक्टर टूटा है वो उस पोजीशन से, किस पोजीशन से, मैं तो 26 तक का अगर हम लूप चलाएं तो कैसे पता चलेगा वो 26 जो ए है वो पहला कैरेक्टर है या, अरे यार वो सही तरीका वो वही वाला रहेगा। लूप से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं दिखा रहा हूँ। स्ट्रिंग, ये पी नाम से हमने ले लिया स्ट्रिंग पी इज इक्वल टू, और ये बहुत आसान हो जाएगा, और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये मैंने स्टोर करा दिया सारी स्ट्रिंग। अब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस कैरेक्टर तोड़ा था हमने यहाँ से, ये कैरेक्टर तोड़ा और इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज किया। एक वेरिएबल मैंने जे ले रखा है, तो जे इज इक्वल टू और आपका पी डॉट इंडेक्स ऑफ का ओ बड़ा रहता है और यहाँ पे हम सी एच का इंडेक्स नंबर पता कर रहे हैं। तो आपको मालूम है बच्चों, मालूम होगा ही होगा कि अगर ए का इंडेक्स नंबर पता करें तो क्या देगा यहाँ पर, बताओ। अगर पी में ए का इंडेक्स नंबर पता कर रहे हैं तो क्या देगा? 0। जीरो देगा यार, थोड़ा बोलते रहो तो लगे थोड़ा सा जीवित है हम लोग हैं, तो जीरो दे देगा। लेकिन ए का पोजीशन क्या हमें चाहिए, ए की पोजीशन हमें क्या चाहिए बच्चों? 1 चाहिए यार। ए का पोटेंशियल क्या है? 1 है। अभी ऊपर देखा था ना, जब जेड का पोटेंशियल क्या होगा, जेड का पोटेंशियल 26। हाँ, ए का पोटेंशियल 1 चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सम नाम का मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ, तो s इज इक्वल टू 0 मैंने ले लिया क्योंकि सम करना है ना। अब देखो, अगर ए टूटा होगा तो ए का तो यहाँ पे 0 आया होगा, हमें चाहिए 1, तो s इज इक्वल टू एस प्लस, और यहाँ पे j के साथ क्या ऐसा कर दें कि ये 1 हो जाए, एक ज्यादा लेना होता है ना, इंडेक्स नंबर एक कम आएगा और हमको पोजीशन चाहिए उसकी, तो एक ज्यादा चाहिए, तो j प्लस 1 कर दो, बस हो गया प्रोग्राम। उसके बाद इसको कर दो बंद, और यहाँ पे पोटेंशियल्स को रिटर्न कराना तो ये आपका रिटर्न सम, s को रिटर्न करा दो और फिर ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। फंक्शन क्लोज हो गया, फिर लास्ट में बचता है आपका वर्ड शो। अब क्योंकि ये सेंटेंस के साथ में, जैसे यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक दिया है, तो बेस्ट का पोटेंशियल ये है, बी ई एस टी के सारे वो आएंगे पोजीशन, उनको सम कर लेंगे, तो ये पोटेंशियल हो गया। ऑफ का ये है, इसका ये है, और ये लाइन चेंज करके प्रिंट कराना है, थोड़ा सा अच्छा प्रिंट आउट चाहिए तो लूप से बाहर आए ये फंक्शन से, और आपने यहाँ पर नया फंक्शन बना दिया। और इसमें सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको हेडिंग चाहिए, ये हेडिंग आपको प्रिंट करानी है। कि इन्हीं हेडिंग के नीचे वो करेक्टर प्रिंट कराने हैं ना, तो हेडिंग चाहिए, तो आपको एक एसओपी लिखने की जरूरत पड़ेगी जिसमें ये हेडिंग बंद कर देनी है। ये आपने
वर्ड दिया और स्लैश टी लगा दीजिए यहाँ पे, स्लैश टी, और ये आप पास में ले आइए। ये आपका हो गया हेडिंग्स। उसके बाद अब आपको लूप चाहिए वर्ड तोड़ने वाला। ये वर्ड तोड़ तोड़ के ऊपर भेजना है ना बच्चों, तो वर्ड तोड़ना आप यहीं से सीख लीजिए। ch में मैंने फिर से कैरेक्टर तोड़ा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए होगा यहाँ पे जिसमें वर्ड तोड़ेंगे, तो string स्ट्रिंग, मान लीजिए w दे दिया, w। ऐसे भी स्ट्रिंग डिक्लेयर हो सकती है, जरूरी नहीं कि न्यू यू लगाएं। अब w में वर्ड तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड तोड़ने वाला इफ होता है, इफ जो ch है वो नॉट इक्वल टू स्पेस, स्पेस हमेशा सिंगल कोट्स में मैच कराया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो w इज इक्वल टू w प्लस ch, w में जुड़ती जाए। अब यहाँ पे आखिरी वर्ड नहीं टूट पाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ वाला जो है फिर से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हर फंक्शन में जरूरत पड़ रही है तो दूसरे में नहीं जा पाएगा। ग्लोबल वेरिएबल तो है नहीं हमारे पास लेंथ फंक्शन के लिए। पूरे ले लीजिए। यहाँ आप समझिए, हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे उसके लिए ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मतलब बार बार लेंथ निकालनी पड़ रही है, जहां जहां हमें जरूरत पड़ रही है वहां वहां लेंथ निकालनी पड़ रही है। तो अब ये जो st की लेंथ निकाल रहा है, और ऊपर वाले फंक्शन में हमने लेंथ निकाली थी, हाँ, तो ये लेंथ st की नहीं होगी बच्चों, ये p की लेंथ होगी। p में जो वर्ड आया उसकी लेंथ चाहिए ऊपर वाले फंक्शन में, और यहाँ पे पूरे सेंटेंस की लेंथ चाहिए। ये st में ले लिया, और ये वेरिएबल आप ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए ज्यादा ज्यादा। बस होने वाला है, हो गया है एक तरीके से समझ लीजिए। अब क्या करें, हम लेंथ निकालने से पहले हम उसमें st में एक स्पेस जोड़ दें। st इज इक्वल टू st प्लस, एक स्पेस नहीं जोड़ोगे तो हर वर्ड के बाद स्पेस होगा सेंटेंस में, बेस्ट ऑफ लक में। लेकिन बेस्ट के बाद स्पेस है, ऑफ के बाद स्पेस है, लेकिन लक के बाद स्पेस नहीं, तो आखिरी वर्ड नहीं टूटेगा लक वाला, इस वजह से ये स्पेस जोड़ा जाता है। ठीक, अब लूप चला दिया, वर्ड तोड़ दिया, और जैसे ही आप एल्स में आए वर्ड को हमें ऊपर भेज देना है, यानी कि फंक्शन कॉल करना पड़ेगा आपको। और ये जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी, मान लीजिए हम जे में ही स्टोर करवा लेंगे। जे इज इक्वल टू, हमें वेरिएबल डिक्लेयर है जे वाला, या इसको हाँ जे ही ले लीजिए, कोई बात नहीं। और फंक्शन ऊपर क्या था, पोटेंशियल नाम से शायद फंक्शन था। इसको वर्ड भेजना है जो डब्ल्यू में टूटा है। इतने कलाकारी सीखनी है, खाली सेंटेंस में से वर्ड तोड़ना, इतना आ जाए आपको, तो स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं होता है। अब डब्ल्यू में वर्ड आया तो डब्ल्यू को भेज दीजिए, ये वर्ड पहुंच गया, ये कहाँ ऊपर पहुंच गया। और उसने क्या किया, उस वर्ड के सारे लेटर का पोटेंशियल सम कर लिया, और किस कहाँ रिटर्न कर दिया, जे के पास रिटर्न कर दिया। अब हम एसओपी लैंड में प्रिंट करा दें। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वर्ड चाहिए, तो वर्ड किस में है, वर्ड हमारा डब्ल्यू में है, तो डब्ल्यू प्रिंट करा दो, प्लस स्लैश टी स्पेस देने के लिए, और प्लस पोटेंशियल किस में आया है, जे में आया है, जे को प्रिंट करा दो, बस। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें डब्ल्यू को खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि अगला वर्ड टूट के आएगा तो वो इसी में स्टोर होगा। डब्ल्यू को खाली करा दिया, बस हो गया। उसके बाद एल्स बंद कर दीजिए और लूप बंद कर दीजिए, काम खत्म। प्रिंटिंग भी हो गई है, और फिर फंक्शन क्लोज कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपका पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन आ जाएगा।
PSBM आ गया। इसके अंदर क्लास का नाम हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ। OBJ इज इक्वल टू न्यू स्ट्रेंथ, और हमें फंक्शन कॉल करना है OBJ डॉट, ये फंक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारे सारे फंक्शन कॉल करना है। रीड str पहला फंक्शन है। इंडेक्स ऑफ का बहुत अच्छा यूज किया है मैंने, इसका तरीका सीख लीजिए। दूसरा है आपका पोटेंशियल, ये तो इसी के अंदर कॉल हो गया पोटेंशियल। हाँ, यानी कि सिर्फ अब शो रह गया। OBJ डॉट शो सेमीकोलन, और स्टैटिक वर्डमेंट बंद और क्लास बंद। बस अब जल्दी से एरर चेक कर लो। यही पे एरर आ गई, ये कौन सी, अब स्टैटिक वर्डमेंट बंद और क्लास बंद। क्या है, इलीगल कैरेक्टर। ये कॉपी पेस्ट करके लाते हैं, इस वजह से ये कुछ दिक्कत होती है। समझ गए। ऊपर से चेक करते हैं। देखिए, ये आपका क्लास का नाम हो गया, ये हो गया, और ये आपका इनिशियलाइज हो गई दोनों स्ट्रिंग। ये वैल्यू इनपुट हो गई। वैल्यू इनपुट करने के बाद यहाँ पे इसकी वर्किंग कर दी। P ऑलरेडी, P कहाँ पे डिक्लेयर कर दी, अच्छा ये P तो अच्छा ये इसमें पोटेंशियल में P तो भेजा ही है, तो ये P कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पे STS और ये सब यूज हो चुका है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, PO कर दीजिए, P ही बनाए रखिए, पोजीशन के लिए है ना ये, इसको PO कर दीजिए। PO, और ये आपका जो है वर्ड जो किस में से टूटना है, वर्ड आपका P में से टूटना है। P में सेंटेंस आया, वो वर्ड आया है, ठीक। अब कहीं एरर रह गई, कोई एरर नहीं, एक बार आउटपुट सीधे देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको चला के देखेंगे। हमें देना है बेस्ट ऑफ लक। क्या हुआ, बेस्ट ऑफ लक। आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, खाली हेडिंग्स प्रिंट हो गई, वर्ड और पोटेंशियल, लेकिन उसके नीचे जो आउटपुट आना चाहिए था कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, एरर आ गई। किस लिए आ गई, हमने n तक का लूप चलाया, n में आपका क्या है, st की लेंथ है, st में ही सेंटेंस है हमारा, ओके, st में सेंटेंस है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ, उसी समय पकड़ लेंगे ये चीज कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। n st का लेंथ निकाला है, n तक चला दिया है,
इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आना चाहिए, आई से तोड़ रहे हैं, नॉट इक्वल टू स्पेस, वो डब्ल्यू में आ गया, डब्ल्यू को भेज दिया, नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले वर्डमेन पे आएंगे, यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर पे गए और ये st और str को हमने यहाँ पे नल करवा दिया, नल से इनिशियलाइज करा दिया। वापस आए, फिर यहाँ पे रीड स्ट्रिंग str कॉल किया, रीड str से जंप करके रीड str पे गए और यहाँ पे st में हमने अपर केस में क्या स्टोर करा लिया, बेस्ट ऑफ लक। ये st नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने बेस्ट ऑफ लक ये स्टोर करा लिया, बेस्ट ऑफ लक स्टोर करा लिया। उसके बाद जो है बेस्ट ऑफ लक स्टोर होने के बाद वापस लौट के गए और हमने शो फंक्शन कॉल कर दिया। शो फंक्शन से शो पे आ गए, शो पे आए, नीचे उतरे, एक w नाम का वर्ड तोड़ने के लिए हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और i j n और s सम करने के लिए लिया और st में हमने एक स्पेस जोड़ दिया। तो st आपका ये है, इसमें यहाँ पर एक स्पेस जुड़ गया। तो अब ये इंडेक्स नंबर क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे स्पेस 12 पे है। ठीक है, नीचे आए, 0 12 से छोटा है, नीचे आए, सबसे पहले आपका 0 इंडेक्स नंबर 0 पे, अच्छा मैं ये str से तोड़ रहा हूँ, मुझे st से तोड़ना चाहिए था। ठीक है, 0 पे आपका b टूट गया और b स्पेस के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया और b को w में जोड़ दिया तो w में b आ गया। उसके क्योंकि इफ ट्रू है तो एल्स में नहीं जाएंगे, i प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, 1 में आपका e टूटेगा, कैरेट फंक्शन से e टूटेगा। अब e नॉट इक्वल टू स्पेस कंडीशन 2 तो e भी w में ऐड हो जाए, तो w में b जा चुका था, e और आ गया। फिर i प्लस प्लस हुआ तो आपका 2 हुआ, 2 पे s टूटा, कैरेट फंक्शन से s नॉट इक्वल टू स्पेस तो s भी आ गया। फिर आपका i प्लस प्लस होकर 3 हो गया, 3 पे t टूटा और t नॉट इक्वल टू स्पेस तो t भी आ गया। तो w में आपका क्या आ गया बच्चों, बेस्ट आ गया। फिर जैसे आप 4 पे पहुंचे तो 4 पे स्पेस टूटा, अब स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस, स्पेस स्पेस बराबर नहीं है तो स्पेस बराबर होता है और ये कह रहा है बराबर नहीं होगी तब कंडीशन ट्रू होगी, तो आप कहाँ आ जाओगे, एल्स में आ जाओगे, कंडीशन फॉल्स। और यहाँ पे आपने पोटेंशियल फंक्शन कॉल कर दिया और इसमें w भेज दिया, w में क्या है, बेस्ट है, यहाँ से बेस्ट भेज दिया आपने। ठीक है, ओके, बेस्ट भेज दिया आपने। अब यहाँ से जम करके आप पोटेंशियल पे पहुंचे और ये बेस्ट जो W वाला था कहाँ आ गया, P में आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे जरा इस पे गौर कर लीजिए, हमारा सबसे पहले B टूटा है ना, अच्छा उसका हम लोग पोटेंशियल लिख भी लेते हैं। ये आपका बेस्ट का था, ये दिखाया गया था BEST, तो बेस्ट में B का पोटेंशियल इंडेक्स नंबर आपका 2 है और E का आपका 5 है और S का आपका 19 है और T का आपका 20 है। ये हमें याद रखना पड़ेगा एक बार दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो आप पहुंच गए यहाँ पर पोटेंशियल पे और P में आपने बेस्ट दे दिया। उसके बाद ये जो भी किया है आपने सारे ABCD स्टोर करा लिए और लेंथ निकाल ली, तो बेस्ट की लेंथ कितनी निकलेगी, 4। अब ये n इस समय ये दूसरा n है, यहाँ पे अब ये n में 4 है। अब 0 पे आपका सबसे पहले बेस्ट में क्या, अब ये बेस्ट जो इसमें आया है BEST, इसमें 0 पे आपका B टूटेगा। अब जरा बच्चों यहीं पे ध्यान देना है, PO में इंडेक्स नंबर ढूंढो B का, तो PO में B का इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा बच्चों, PO में B का इंडेक्स नंबर देखो 0 1 2 3 4 5, तो B का इंडेक्स नंबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल गया इसके अंदर। अब हमें तो B का इंडेक्स नंबर 2 चाहिए क्योंकि B का 2 आना चाहिए, तो हमने क्या किया, तो 1 + 1 2 कर दिया,
तो यहाँ पे 2 पहुंच गया और सम में आपका 2 सबसे पहले ऐड हो गया। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अभी कुछ लाइट का फ्लक्चुएशन हुआ था, इस वजह से ऐसा होना लाजमी है। एक बार मैं फिर से जल्दी से बता दे रहा हूं, वहीं पे जहां पे फंक्शन चल रहा था। आगे स्क्रीन। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे हमने वहां पे वर्ड तोड़कर जैसे एल्स में पहुंचे थे और हमने पोटेंशियल फंक्शन कॉल कर लिया। तो सबसे पहले वो जो W में बेस्ट टूटा था वो उसको कहाँ भेज दिया, P में। तो P के पास बेस्ट आ गया, ये चीज क्लियर है? P के पास बेस्ट आ गया। यस सर। यस सर। उसके बाद ये आपका ABCD स्टोर है, यहाँ आए नीचे उतरे और यहाँ पे n में इस समय लेंथ निकालेंगे तो बेस्ट की लेंथ 4 निकलेगी, तो यहाँ पे 4 है। अब 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गए और यहाँ पे P डॉट कैरेट I, तो बेस्ट का 0 पे क्या है आपका B है, तो B टूटेगा इसमें। अब जरा इस लाइन को समझिएगा, PO में इंडेक्स नंबर ढूंढो B का, तो PO में B का इंडेक्स नंबर ढूंढो, क्या मिलेगा? पीओ में बी का इंडेक्स नंबर क्या है बच्चों, क्या दिखाई पड़ रहा है? ये एक स्ट्रिंग है ना, क्या दिखाई पड़ रहा है? सर 2। नहीं बेटा, इंडेक्स नंबर 0 अच्छा बी का सर, बी हाँ, का 0। नहीं 3। ओहो, एबीसीडी स्टोर है तो ए का अगर 0 है तो बी का इंडेक्स नंबर क्या होगा? सर 1। 1। और जेड का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 2 26। 26 होगा मेरे भाई, ध्यान से पढ़ो। तो इंडेक्स नंबर 0 पर ए है और 1 पे बी है और 2 पे सी है और 3 पे डी है, ऐसे चल रहा है। तो बी का इंडेक्स नंबर क्या रिटर्न हुआ? 2, सॉरी 2 नहीं 1। बी का इंडेक्स नंबर क्या रिटर्न हुआ बच्चों? 1। 1। हाँ 1 रिटर्न हुआ, लेकिन हमें पोजीशन इसकी चाहिए। पोजीशन तो इसकी 2 है रियल में देखा जाए, क्योंकि बी की पोजीशन कितनी लेनी है? 2 लेनी है। तो 1 को 2 कैसे बनाया जाए? तो 1 में 1 ऐड कर दिया जाए तो 2 बन जाएगा। यस सर। तो ये 2 बन गया और सम में ऐड कर दिया तो सम में 2 पहुंच गया। उसके लूप फिर से ऊपर गया, i प्लस प्लस होके 1 हो गया। 1 में 1 पे आपका ई टूटेगा, ई टूटेगा और पीओ में ई का इंडेक्स नंबर क्या दिखाई पड़ रहा है? पीओ में ई का इंडेक्स नंबर 4 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें ई का इंडेक्स नंबर क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? 4 प्लस 1 5। अब 5 को सम में जोड़ रहे हैं, सम में 2 पहले से है, 2 प्लस 5 7। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस होके आपका 2 पहुंच गया। 2 पे आपका क्या टूटा? एस टूटा, एस। तो रोज नहीं पहनेंगे। अब यहाँ पे एस टूटा। बेटा माइक ऑफ करो, किसका टूट गया? दिख भी नहीं रहा। हाँ, अब आपका कैरेक्टर कौन सा टूटा? 5 2 पे क्या टूटा? एस। अब पीओ में इंडेक्स नंबर ढूंढो एस का, तो एस का इंडेक्स नंबर मैंने यहां लिख रखा है 19 मिलेगा। 19 नहीं 18 मिलेगा। 18 आएगा यहां पर जे में और 18 प्लस 1 करेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 और 7 कर देंगे ऐड तो कितना हो जाएगा? 26। फिर आई प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया। 3 में टी टूटा। अब टी का इंडेक्स नंबर यहां पे क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। नहीं 20 नहीं 19 मिलेगा, क्योंकि एक कम मिलता है ना। और 19 प्लस 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 और सम में आपका 26 पहले से पहुंच चुका है, तो 20 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 46 आ जाएगा। तो अब आपका, अभी आपने देखा था बेस्ट का इंडेक्स नंबर उसमें वो 46 ही उसको चाहिए था। अब देखिए निकल आया। उसके बाद अब ये लूप बंद हो जाएगा, लूप से बाहर आए, एस को रिटर्न करा दिया। एस को रिटर्न करा दिया तो 46 रिटर्न करा दिया यानी आपने। अब देखिए प्रिंटिंग में क्या होना है। सर हाँ सर यहाँ पे J+1 क्यों कर रहे हैं हम लोग? मतलब जो करेक्ट इंडेक्स नंबर जैसे आती है तो हम लोग एक कम क्यों लेते हैं? नहीं, स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना।
हाँ तो स्ट्रिंग में इंडेक्स तो नंबर सर क्या कहते हैं? 0 से स्टार्ट होता है, तो ए का इंडेक्स नंबर देगा हाँ वो 0, लेकिन हाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए को 1 मानो और बी को 2 मानो और जेड को 26 मानो एबीसीडी के हिसाब से। तो क्वेश्चन के हिसाब से पोजीशन चाहिए और हम इंडेक्स ऑफ से पा क्या रहे हैं, इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर पोजीशन से कम होता है। अब जैसे एबीसीडी में ये जो मैंने स्टोर कराया है बच्चों, ये जो स्टोर कराया है, तो इसमें एबीसीडी से लगा के जेड तक मैंने स्टोर कराया है। तो अगर ए का इंडेक्स नंबर पूछेंगे तो इंडेक्स नंबर तो इसका 0 मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें ए का क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन उसकी क्या है, 1 ए की। तो हमारा इंडेक्स नंबर तो 0 मिलेगा और पोजीशन चाहिए 1, तो 0 को 1 बनाने के लिए क्या करोगे, +1 करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ ये हो रहा है। तो हर इंडेक्स नंबर में 1 ऐड करने पर उसकी पोजीशन मिल जा रही है कैरेक्टर की, बस यही खास बात है। अब ये रिटर्न करके कहां देगा, ये रिटर्न करके जो 46 आया था वो जे को देगा, क्योंकि यही फंक्शन कॉल करके आपने बेस्ट ऊपर भेजा था ना, तो आप ये जे को दे देगा। उसके बाद अब देखो डब्ल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो डब्ल्यू में क्या है, बेस्ट है, तो वर्ल्ड के नीचे डब्ल्यू प्रिंट हो जाएगा, बेस्ट प्रिंट हो जाएगा। और जे में क्या आया 46, तो उसकी पोजीशन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नीचे उतरने पर ये बेस्ट को खाली करा दिया गया, यानी डब्ल्यू में से बेस्ट जो था वो हट गया। अब लूप फिर से ऊपर चलेगा और फिर से कैरेक्टर टूटेंगे। आपके से क्या टूटेगा, ऑफ टूटेगा, ओ नॉट इक्वल टू स्पेस तो ओ आ गया, फिर एफ टूटेगा, एफ नॉट इक्वल टू स्पेस तो एफ आ गया, तो ओ ऑफ 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 आ गया। तो जैसे 7 पे स्पेस मिला तो आप एल्स में आ गए। अब यहाँ पे पोटेंशियल में आपने यहाँ पर ऑफ को ऊपर भेज दिया, ऑफ को ऊपर भेज दिया यहाँ पर। और ये ऑफ का क्या करेगा, इंडेक्स नंबर के पोजीशन का सम कर देगा, तो ये सम में आ जाएगा। और ऑफ का सम यहाँ पर फिर से वापस लौट के जे में आ जाएगा, ये ऑफ प्रिंट होगा, उसका सम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसको खाली करा दिया, ऑफ हट गया। अब अगला वर्ड क्या टूटेगा, एल यू सी के, तो एल नॉट इक्वल टू स्पेस तो एल जुड़ जाएगा, यू नॉट इक्वल टू स्पेस तो यू जुड़ जाएगा, सी नॉट इक्वल टू स्पेस तो सी जुड़ जाएगा। और फिर उसके बाद देखो स्पेस ना जोड़ते तो ये आप एल्स में नहीं आ पाते। अब 12 पे स्पेस है हमारा, तो स्पेस स्पेस बराबर नहीं हो, बराबर होता, ये कह रहा बराबर ना हो तो कंडीशन ट्रू करेंगे, तो आप एल्स में आ जाओगे। और पोटेंशियल फंक्शन फिर से कॉल कर दिया, ऑप्की से हमने ऊपर क्या भेज दिया, लक, तो ये लक का जो है पोजीशन का सम यहाँ पर निकाल लेगा और फिर वापस लौट के यहीं आएगा और ये आपका जे को सम दे देगा। और डब्ल्यू में क्या है, लक, और जे में उसका लक का पोटेंशियल है। और फिर डब्ल्यू को फिर से खाली कराया, उसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसको एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं। उस समय एरर आ गई थी ना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली, क्योंकि हमने एसटीआर से तोड़ दिया था, हमें पी से तोड़ना चाहिए था। तो हमने यहाँ दे दिया बेस्ट ऑफ लक, तो देखिए बेस्ट का भी पोजीशन का सम हमने 46 निकाला था बच्चों। यस सर। ऐसे ऑफ का 21 निकलेगा और लक का 47 निकलेगा। यही आउटपुट हमें चाहिए था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन है, यही आउटपुट चाहिए। ये आपका प्रोग्राम हो गया। अब ये बच्चों सेक्शन सी जो है अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा और वो अगली क्लास आज ही हम करा देंगे आपको 7 बजे, जिससे कि आज पेपर खत्म हो जाए। फिर कल से आप जो है अपने क्वेश्चन जो भी पूछना चाहें या जो भी हम पूछेंगे वो बताएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी आज कुछ बच्चे 5 से 6 में ऑफलाइन में आ रहे हैं कुछ रिकर्जन का पूछने, तो अगर किसी को भी पूछना है तो 5 से 6 में वो आकर ऑफलाइन में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास फिर यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर हाँ